तो अपना टॉपिक चल रहा था कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स, है ना। उसके आगे देखो, टेंशन फोर्स के बारे में चल रहा था हमारा, है ना। स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स, बस थोड़ा सा बचा था उसके बारे में बताना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। टेंशन फोर्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक है। एक्चुअल में जब हमको स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स निकालना होता है तो हम स्ट्रिंग में फोर्स नहीं लिखते, उससे कनेक्टेड ऑब्जेक्ट में उसका टेंशन फोर्स लिखते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहां पर जैसे ये एक बॉक्स है, सपोज दिस इज एनी बॉक्स, और इस बॉक्स को हमने हैंग कर दिया है। एक स्ट्रिंग ये लिए, 3 स्ट्रिंग लिए बेटा यहाँ पे। एक स्ट्रिंग ये है, ठीक है, दिस इज S1। एक स्ट्रिंग ये लिए हमने, यहाँ पे नॉट है, और एक स्ट्रिंग ये लिए, ठीक है, दिस इज S2, और एक स्ट्रिंग ये लिए, दिस स्ट्रिंग इज S3। तो यहां पर आपने 3 स्ट्रिंग यूज किए हो, है ना। 3 स्ट्रिंग यूज किए हो, तो क्या तीनों पे एक जैसी टेंशन लिखोगे? स्ट्रिंग के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, 3 अलग अलग स्ट्रिंग है, तो आपको तीनों स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स अलग अलग लिखना पड़ेगा, ठीक है। तीनों स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स को अलग अलग लिखना पड़ेगा। 3 स्ट्रिंग है यहाँ पे, तीनों स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स आप अलग अलग लिखो। ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है। तो आपको टेंशन फोर्स उनसे कनेक्टेड ऑब्जेक्ट पर लिखना पड़ेगा, ठीक है, उनसे कनेक्टेड ऑब्जेक्ट पे। जैसे मान लो बॉक्स पे टेंशन फोर्स किधर लगेगा? स्ट्रिंग का। इस बॉक्स पे टेंशन फोर्स किधर लगेगा? स्ट्रिंग का इस बॉक्स पे। डाउनवर्ड। डाउनवर्ड क्यों लगेगा? बॉक्स स्ट्रिंग को नीचे खींच रही है ना, अलोंग द लाइन। अलॉन्ग नहीं, अलोंग द लाइन, लेकिन ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा। यस सर, ऊपर के डायरेक्शन हाँ सर, ऊपर ऊपर। तो दिस इज T1। यहां पर नॉट है, नॉट में भी नॉट को स्ट्रिंग क्या कर रही? नीचे खींच रही है वाली, दिस इज T1। और ये नॉट को ये वाली स्ट्रिंग इधर पे खींच के रख रही है, दिस इज T2। ये वाली रूफ को यहाँ पे मान लो एंगल थीटा डिग्री का है, ये रूफ को ये स्ट्रिंग इधर खींच के रख रही है। ये यहाँ पे ये वाली स्ट्रिंग पे एक जैसा टेंशन, ये वाली स्ट्रिंग पे एक जैसा। इस नॉट को स्ट्रिंग अपनी तरफ खींच रही, दैट इज T3। और ये वाली वर्टिकल वॉल को ये स्ट्रिंग अपनी तरफ खींच रही, दैट इज T3। तो मैंने यहाँ पर जो टेंशन फोर्स लिखा है वो स्ट्रिंग पे नहीं लिखा है, उससे कनेक्टेड ऑब्जेक्ट पर लिखा है, ठीक है, उससे कनेक्टेड ऑब्जेक्ट पे। तो सपोज दिस इज द रूफ एंड दिस इज द वॉल एंड दिस इज द बॉक्स। तो यहाँ जो एंड दिस इज द नॉट, जहां पर ये नॉट है ना।
तो मैंने यहां पर टेंशन फोर्स किस पे लिखा है, उनसे कनेक्टेड ऑब्जेक्ट पे, स्ट्रिंग से कनेक्टेड ऑब्जेक्ट पर मैंने लिखा है, ध्यान देना। स्ट्रिंग पे नहीं लिखा। अगर आप ये वाली स्ट्रिंग पे फोर्स बनाना चाहते हो भाई S1 पे कितना लग रहा है, तो अब आपके पास में ये स्ट्रिंग हो गई, यहाँ पे ये एक स्ट्रिंग हो गई दैट इज S3, फिर ये एक स्ट्रिंग हो गई आपकी दैट इज S1, सॉरी S2, और फिर ये एक स्ट्रिंग हो गई आपकी दैट इज S1। तो अगर आप इन स्ट्रिंग पे फोर्स देख रहे हो तो S3 वर्टिकल बॉल S3 को अपनी तरफ खींच रही है दैट इज T3, और नॉट इसको अपनी तरफ खींच रहा है ना, दैट इज T3। ऐसे यहां पे नॉट इसको अपनी तरफ खींच रहा है S2, और जो रूफ है वो इसको अपनी तरफ खींच रहा है। दिस इज T1 एंड दिस इज T1। तो ये जो फोर्स मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये स्ट्रिंग पे लिखा हूं मैंने, ये जो फोर्सेस लिखा हूं मैंने ये स्ट्रिंग पे है, और यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया है ये किस पे है, स्ट्रिंग ने जिन ऑब्जेक्ट को कनेक्ट किया है। समझ गए या नहीं? जैसे ये वाला जो T1 है यहाँ पर, ये किस पे है, बॉक्स पे। किसने लगाया है, S1 ने लगाया है। ये T1 कहाँ पे लग रहा है, नॉट पे लग रहा है। किसने लगाया है, S1 ने लगाया है। ये T2 ये किस पे लग रहा है, नॉट पे। किसने लगाया है, S2 ने। ये वाला T2 किस पे लग रहा है, रूफ पे। किसने लगाया है, S2 ने लगाया है। ऐसे ये वाला जो T3 है ये नॉट पे लग रहा है। किसने लगाया है, स्ट्रिंग ने लगाया है। और ये T3 किस पे लग रहा है, वर्टिकल वॉल पे लग रहा है। और किसने लगाया इसको, S1 सॉरी S3 स्ट्रिंग ने लगाया है। समझ गए या नहीं? यस सर। समझे सर। है ना? तो यहाँ पर अब ये जो T1 है और ये T1 एक ही बात है, यहाँ पे आइडियल स्ट्रिंग है। तो आपको जो टेंशन फोर्स लगाना है स्ट्रिंग का, उससे कनेक्टेड ऑब्जेक्ट पे लगाना है, तो खुद ब खुद स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स निकल कर आ जाएगा। अगर स्ट्रिंग बदल जाएगी, एक पूरी स्ट्रिंग है सेम अगर स्ट्रिंग है तो पूरी स्ट्रिंग पे फिर एक जैसा लिखना है, लेकिन अगर आपकी स्ट्रिंग बदल गई तो फिर आपको टेंशन फोर्स को भी क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। स्ट्रिंग बदलेगी तो दूसरी वाली स्ट्रिंग पे अलग लिखना है, समझ गए? लेकिन अगर सेम ही स्ट्रिंग है तो उस पे फिर टेंशन फोर्स आपको एक जैसा लिखना है। तो अभी इतना स्क्रीनशॉट लो, 1 मिनट, पेज नंबर 1, दिस इज पेज नंबर 1। इस पेज का सर वो एक और बार बताइए ना प्लीज, T3 वो S3 वाला। कौन सा वाला, ये राइट साइड वाला? हाँ राइट साइड वाला प्लीज। ये वाले तो मैंने स्ट्रिंग पे लिखा ना बेटा, ये देख ये वाली अच्छा S1 सर वो स्ट्रिंग है क्या, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग 3? हाँ ये स्ट्रिंग के लिए लिखा ना मैंने यहाँ पे, ये ओके सर को समझ अलग गया। अलग कर दिया। ये कनेक्टेड है, यहाँ पे जो मैंने टेंशन लगाया ना, ये बॉक्स पे, नॉट पे, रूफ पे एंड वॉल पे। ठीक है, समझ गए? अरे समझ गया? हेलो, ये जो टेंशन, सर यस सर। ये टेंशन जो मैंने बनाया ना यहाँ पे, ये बॉक्स पे बनाया, नॉट पे बनाया, वॉल पे बनाया और रूफ पे बनाया, और यहाँ जो डायग्राम में शो है वो किस पे है, स्ट्रिंग पे है। ठीक है, क्लियर हो गया अभी? हेलो, क्लियर हो गया? अरे भाई समझ गए? हाँ सर। ठीक यस है, सर पक्का समझ गया। ओके, स्क्रीनशॉट लो बेटा इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट हो गया, आगे बढ़ूं अब मैं? यस सर। हाँ।
नाउ दिस इज पेज नंबर 2। यहाँ पे पुली या फिर एडवुड मशीन, पुली और एडवुड मशीन। पुली सुना है कि नहीं सुना है? पुली सुना है सुना है सर। सर। सुना है ना? यस सर, सुना है ना। कहाँ पे देखा पुली? सर वो वेल पे रहता है सर, वो खींचने के लिए बकेट। हाँ, कुएं पे पानी खींचने के लिए। क्या करता है वो, बताओ जरा। सर वो रस्सी को सर वो हेल्प करता है सर नीचे ऊपर करने में। नीचे ऊपर करने में हेल्प करता है। एक्चुअल में पुली का काम क्या है? डायरेक्शन ऑफ टेंशन फोर्स ऑन स्ट्रिंग को चेंज कर देता है ना? मे बी वैल्यू चेंज होगी और मे बी नहीं होती है। तो मैं यहाँ पे आइडियल पुली ले लूं अभी। नॉन आइडियल पुली अभी आगे आने वाले चैप्टर में है, अभी इस चैप्टर में नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख दूं व्हाट इज आइडियल पुली। आइडियल पुली कैसी रहेगी? मासलेस एंड फ्रिक्शन लेस। ऐसी पुली जो मासलेस है एंड फ्रिक्शन लेस, उसको क्या बोलोगे? आइडियल पुली बोलोगे। जैसे ये मैंने एक पुली बना दिया यहाँ पर, ठीक है, ये एक पुली है। अब आपको इसका एक्चुअल डायग्राम अगर चाहिए पुली का, तो ये इस तरह से आप बनाओगे। ये ऐसा यहाँ पर से आपने इसको हैंग कर दिया, ठीक है। और इसमें से एक रस्सी ये ऐसी गई है, ठीक है, समझ गए ना? आइडियल पुली। और ये क्या है, यहाँ पे मैंने क्या बना दिया? इस पे स्ट्रिंग बना दिया मैंने यहाँ पे। दिस इज द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बारे में भी कुछ नहीं बोला गया तो आइडियल है। अगर मान लो ये स्ट्रिंग ऊपर नीचे हो रही तो पुली आइडियल है, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस का मतलब पुली रोटेट नहीं होगी यहाँ पे। जैसे कुएं में तुम पानी खींचा होगा तो वहां पे देखना पुली रोटेट होती है, दैट इज नॉन आइडियल पुली, ठीक है ना? और उसका कुछ मास होता है खुद का भी पुली का। तो यहाँ पे मैं पुली को या फिर एडवुड मशीन को कैसा ले ले रहा हूँ? आइडियल ले ले रहा हूँ। तो अगर आप आइडियल लोगे तो पुली डज नॉट रोटेट, स्ट्रिंग विल स्लिप ऑन इट। तो यहाँ पे पुली, दिस पुली इज आइडियल, देन पुली डज नॉट रोटेट। पुली रोटेट नहीं होगी बेटा, ठीक है? पुली डज नॉट रोटेट, स्ट्रिंग विल स्लिप ऑन इट, स्ट्रिंग स्लिप होगी। तो अब देखो स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स है, यहां पर के एंड पे ये स्ट्रिंग पुली को ऐसा खींच रही है और ये वाले एंड पे पुली को ऐसा खींच रही है ना? तो इसने क्या किया, पुली ने जो स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स है उसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया। मान लो ये बॉक्स लगा हुआ है, तो बॉक्स पे टेंशन फोर्स कैसा आएगा? ऊपर की तरफ आएगा। समझ गए या नहीं? अरे समझ गए? ये बॉक्स पे टेंशन फोर्स है और ये जो टेंशन फोर्स है पुली के यहाँ पर वाले पार्ट को, पुली को स्ट्रिंग कैसे खींच रही है, और ये जो टेंशन फोर्स है यहाँ पर का, ये पुली के इस पॉइंट को स्ट्रिंग कितने फोर्स से खींच रही है। तो स्ट्रिंग आपने नहीं बदला है तो टेंशन फोर्स भी नहीं बदलेगा, सिर्फ टेंशन फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। समझ गए? सिर्फ टेंशन फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो मैं यहां पर लिख दूं, मान लो ये T1 है, भली सेम स्ट्रिंग है, ये T2 है, तो पुली डज नॉट रोटेट, स्ट्रिंग विल स्लिप ऑन इट, ये आइडियल पुली के लिए। देन T1 इक्वल्स टू T2, मतलब ये जो टेंशन फोर्स आप लिख रहे हो इनकी वैल्यू कैसी लिखी जाएगी? सेम लिखी जाएगी। T1 और T2 की वैल्यू सेम रहेगी। पुली के ऊपर से अगर रस्सी पास हुई और पुली आइडियल है तो दोनों तरफ आपको टेंशन फोर्स कैसा लिखना है? सेम लिखना है, ठीक है? और अगर नॉन आइडियल पुली है तो फिर कैसा लिखना है? और नॉन आइडियल पुली, और नॉन आइडियल पुली, अगर नॉन आइडियल पुली है तो फिर बेटा T1 इज नॉट इक्वल्स टू T2।
तो फिर दोनों तरफ जो टेंशन फोर्स बनेगा वो अलग अलग आ जाएगा। समझ गए या नहीं? तो पुली क्या करती है? पुली विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन फोर्स ऑन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग पे जो टेंशन फोर्स लग रहा है उसके डायरेक्शन को चेंज कर देती है। ठीक है, तो आइडियल पुली है तो दोनों तरफ टेंशन सेम लिखोगे। नॉन आइडियल पुली है तो यहां पर का टेंशन अलग होगा और इधर का टेंशन अलग हो जाएगा। समझ गए या नहीं? हेलो? हाँ Yes, सर, sir. हाँ यस सर, समझ गए। हाँ, तो आइडियल पुली है तो दोनों तरफ टेंशन सेम। नॉन आइडियल है तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू टेंशन की अलग होगी। नॉन आइडियल पुली क्या होगी? रोटेट होगी, उसमें फ्रिक्शन भी होगा, उसमें मास भी होगा। बट आइडियल पुली क्या होती है? मासलेस एंड फ्रिक्शन लेस। ठीक है, अभी एक और सिचुएशन यहाँ पे देखो। जैसे ये एक पुली लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, इसको मैंने छत से हैंग कर दिया। तो एक स्ट्रिंग ये लगी हुई है यहाँ पे जिसने पुली को अटैच की है। एक स्ट्रिंग पुली के ऊपर से पास होकर ये इस तरह से आई है ना, ऐसे। समझ गए? और फिर मान लो मैंने यहाँ पर एक बॉक्स रख दिया। दिस बॉक्स इज M1, दिस बॉक्स इज सपोज M2। ठीक है, तो टेंशन फोर्स लिखोगे कैसे यहाँ पे? तो टेंशन फोर्स कैसे लिखेंगे? अच्छा, पुली के बारे में कुछ नहीं कहा गया है तो कैसी मानना पुली को? पुली के बारे में Ideal. आइडियल मानना, बिल्कुल Ideal. सही। इफ नथिंग इज सेड अबाउट द पुली देन कंसीडर इट एज आइडियल। आइडियल मानना मतलब पुली यहाँ पे फिक्स रहेगी और रस्सी उसमें स्लिप होगी बस, है ना। तो सपोज दिस पुली इज आइडियल, कुछ बोला नहीं गया है तो दिस इज आइडियल पुली। स्ट्रिंग के बारे में भी कुछ नहीं बोला गया है तो उसको भी क्या लेना, आपको आइडियल लेना है। तो यहाँ पे ये टेंशन फोर्स T1, ये वाली स्ट्रिंग इस पुली को नीचे खींच रही है, इस साइड से स्ट्रिंग पुली को नीचे खींच रही है, यही टेंशन रहेगा सेम क्योंकि आइडियल पुली है। और ये वाले बॉक्स को रस्सी ऊपर खींच रही, दैट इज T1। ऐसे यहाँ पे पुली को ये वाली स्ट्रिंग क्या कर रही, ऊपर खींच रही है बाय T2। और जो छत है, छत भी रस्सी को क्या कर रही है यहाँ पे, ये जो छत है ये पुली को कनेक्ट करने वाली स्ट्रिंग को छत क्या कर रही है, या स्ट्रिंग छत को नीचे खींच रही है। समझ गए? तो मैंने ये टेंशन फोर्स यहाँ पे लगाया है। ये मैंने स्ट्रिंग पे नहीं लगाया बेटा, उनसे कनेक्टेड ऑब्जेक्ट पे लगाया है। ठीक है, स्ट्रिंग पर नहीं लगाया है, उनसे कनेक्टेड ऑब्जेक्ट पे लगाया है। समझ गए या नहीं? हेलो? अरे समझ गए? समझ गए? हेलो? सो गए क्या? स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स लिखा है मैंने उससे कनेक्टेड ऑब्जेक्ट पे लिखा है, मैंने स्ट्रिंग पे नहीं लिखा। अगर मान लो आप T1 निकाल लोगे तो पुली और दोनों ब्लॉक को कनेक्ट करने वाली स्ट्रिंग में कितना टेंशन फोर्स है वो निकल जाएगा, खुद ब खुद पता चल जाएगा। समझ गए? समझ गए? T2 अगर आप फाइंड आउट कर लोगे तो पुली को छत से कनेक्ट करने वाली स्ट्रिंग में कितना टेंशन फोर्स है वो कैलकुलेट हो जाएगा। समझ गए भाई? हाँ सर। सर आप बोलो। वो अगर आइडियल पुली लेंगे तो वो मतलब उस पे स्लिप होगी स्ट्रिंग, वो रोटेट नहीं करेगा तो फिर हाँ, और रोटेट नहीं करेगा। और नॉन आइडियल पुली है तो फिर वो रोटेट करेगा, जैसे कुएं पे सर लगी है। फिर अपने को ही ज्यादा तकलीफ होंगी, लेकिन स्लिप करेगी वो तो। अरे तो वो होने रोटेट देना, अभी अपन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं ना। स्लिप होने से तकलीफ नहीं होती और रोटेट होने से भी नहीं होती, बल्कि स्लिप होगी ना तो कम एफर्ट लगाना पड़ता है, और रोटेट होगी तो पुली और फ्रिक्शन भी लग रहा है तो थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा ना वहां पे। ठीक है? ठीक है सर। यहाँ पे पुली का काम क्या है, बस सिर्फ ये जो उससे स्ट्रिंग हम पास करा रहे हैं वो टेंशन फोर्स के डायरेक्शन को बदल देता है ना। तो पुली की ये खास बात है, ये टेंशन फोर्स के डायरेक्शन को बदल देगा। ठीक है, तो रस्सी क्या होती ना, स्मूथ होती, स्मूथ बोल रहा हूं मैं, आप उसको क्या बोलोगे,
आसानी से मुड़ जाती है और वैसे ही शेप ले लेती है जिसपे अपन उसको लपेटते हैं, है ना। हाँ। तो इसलिए ये डायरेक्शन ऑफ टेंशन फोर्स को चेंज करने के लिए हम ऐसा यूज करते हैं। क्लियर हो गया अभी। पुली की जगह कुछ और भी ले सकते हो जो डायरेक्शन ऑफ टेंशन फोर्स को चेंज कर दे, बट वहां से सिर्फ स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए, स्लिप होनी चाहिए। अगर स्लिप नहीं हो रही है, वहां पे फ्रिक्शन आ रहा है, तो फिर दोनों तरफ आपको टेंशन फोर्स अलग अलग लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अभी जैसे सेकंड वाले डायग्राम पे देखो, मैंने जो T1 है, क्योंकि वो एक ही स्ट्रिंग थी, एक ही रस्सी थी M1 और M2 को कनेक्ट करने वाली, तो मैंने पूरी रस्सी पे एक जैसा टेंशन लिखा है। अगर ये आइडियल पुली है तो, और नॉन आइडियल है तो फिर आपको दोनों तरफ के जो T1 है वो आपको अलग अलग लिखने पड़ते हैं। समझ गए। पुली के बाद पुली के एक तरफ एक जैसा टेंशन, पुली के दूसरी तरफ अलग टेंशन। अरे समझ गए या नहीं। हेलो, समझ गए। समझ गया सर। सर ओके। अगर नॉन आइडियल पुली रहेंगी तो टेंशन 0 रहेगा क्या? नहीं नहीं, नॉन आइडियल में 0 क्यों रहेगा, वो तो रहेगा ही ना वहां पर भी टेंशन। आइडियल में पुली के दोनों तरफ, पुली से जब स्ट्रिंग पास होती है तो उसके दोनों तरफ फिर टेंशन आपको सेम लेना, और अगर नॉन आइडियल है तो वो अलग अलग कर देना है, ठीक है। हेलो, सर मतलब फिर जो नॉन आइडियल पुली रहेगी उसमें टेंशन फोर्स 0 नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, नॉन आइडियल में भी 0 नहीं रहेगा ना बेटा, टेंशन फोर्स क्यों 0 रहेगा। स्ट्रिंग अगर टाइट है, पुली के ऊपर से जा रही है, तो फिर 0 थोड़ी हो सकता है। टेंशन फोर्स 0 कब होता है, अगर स्ट्रिंग लूज हो, या काट दो या जला दो, है ना। पर स्ट्रिंग अगर टाइट है तो टेंशन फोर्स 0 नहीं होगा ना। समझ गए। सर हाँ, अगर वो वहाँ पे रस्सी के दोनों तरफ वेट लगा है ना, अगर वेट ही नहीं लगा है तो तो फिर 0 रहेगा ना। अगर वेट नहीं लगाओगे, सिर्फ रस्सी पुली के ऊपर से गई है, तो क्या मतलब। स्ट्रिंग अगर टाइट रहेगी तो टेंशन फोर्स रहेगा ना। अगर स्ट्रिंग टाइट नहीं है तो टेंशन फोर्स आएगा ही नहीं। समझ गए। ओके सर। ओके। एंड देन अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब आते हैं हम स्प्रिंग फोर्स के बारे पे, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स, आगे बढ़ते हैं। स्प्रिंग फोर्स के बारे में आ रहे हैं अपन। हाँ, स्प्रिंग फोर्स, अभी पेज नंबर 3। नाउ स्प्रिंग फोर्स, अब हाँ पेज नंबर 3। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। यहां पर भी ना स्प्रिंग को भी अपन अब आइडियल मान लेंगे। आइडियल स्प्रिंग मतलब मासलेस रहेगी स्प्रिंग फोर्स। देखो अभी स्प्रिंग फोर्स, आइडियल स्प्रिंग, आइडियल स्प्रिंग में जो स्प्रिंग फोर्स है, आइडियल स्प्रिंग इज massless and spring force is same everywhere on spring. Spring force is same everywhere on spring. ये किस टाइप का फोर्स है, इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये कौन सा फोर्स है, इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है बेटा, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स। अभी देखो, सपोज मैंने यहां पर एक स्प्रिंग लिया, और ये स्प्रिंग अभी अपनी नेचुरल लेंथ पर है। सपोज ये अपन ने एक स्प्रिंग लिए,
यहाँ पे हमने एक वर्टिकल वॉल से कनेक्ट कर दिया है। स्प्रिंग अभी कैसी अपनी नेचुरल लेंथ पे है, यहां तक इसकी नेचुरल लेंथ है। सपोज अगर हम स्प्रिंग को खींचेंगे या दबाएंगे, ठीक है, अगर मान लो आपने स्प्रिंग को खींचा यहां से, ये ठीक है, या फिर स्प्रिंग को आपने दबा दिया, यहां पर आपने क्या किया है, नाउ स्प्रिंग इज पुल्ड, या मैं इसके साथ में क्या कर देता हूं ना, ब्लॉक अटैच कर देता हूं। ठीक है, देखो यहां पे आपने क्या किया है, स्प्रिंग को खींचा है, एक्सटेंड किया है, और यहां पर आपने स्प्रिंग को क्या किया है, कंप्रेस किया। कितना कंप्रेस किया है, x। तो यहां पे आपने स्प्रिंग को x एक्सपांड किया, खींचा है, और दूसरे वाले केस में क्या किया आपने, स्प्रिंग को दबा दिया उतने ही उससे, x से। समझ गए, एक में आपने स्प्रिंग को खींचा है और एक में आपने स्प्रिंग को दबा दिया है x अमाउंट से। क्या होगा बताओ जल्दी से। दिस x, ये वाला x क्या है यहाँ पे, दिस इज एक्सपेंशन, ये नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की, और ये वाला x क्या है यहाँ पे, आपने कंप्रेस किए, ये एक्सपांड किए और ये कंप्रेस किए। क्या होगा बताओ जल्दी से। ये बॉक्स को पकड़कर अगर आप ऐसा खींचोगे तो स्प्रिंग बॉक्स पे किधर फोर्स लगाएगी, बताओ जल्दी से। स्प्रिंग बॉक्स पे किधर फोर्स लगाएगी, ये वाला सर उधर लेफ्ट साइड में, मतलब सर इधर साइड हाँ में। सर लेफ्ट साइड में हो रही है। मतलब हाँ, लेफ्ट ये साइड में। स्प्रिंग बॉक्स को अंदर खींचने की कोशिश करेगी ना। यस सर, वही। हाँ सर। बॉक्स स्प्रिंग को बाहर खींच रहा है और स्प्रिंग बॉक्स को अंदर खींचेगी, तो एंड दिस इज द फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। ऐसे ये वाली जो वर्टिकल वॉल है यहाँ पे कनेक्टेड है, तो स्प्रिंग वॉल को अपनी तरफ खींचेगी, वॉल स्प्रिंग को इधर खींच रही है और स्प्रिंग वॉल को इधर खींच रहा है। तो ये जो फोर्सेस मैंने यहाँ पे मेंशन किया डायग्राम पे, और ये वाले डायग्राम पे आपने बॉक्स को दबाया तो स्प्रिंग क्या करेगी, सर बाहर। बाहर की तरफ फोर्स लगाएगी बॉक्स पे, है ना। सो दिस इज द फोर्स ऑन बॉक्स, एंड वॉल पे फोर्स अब अपोजिट आ जाएगा, दिस इज द फोर्स ऑन वॉल। तो ये किस पे है, ऑन वॉल पे, है ना, और ये वाला किस पे लग रहा है, दिस इज ऑन बॉक्स पे, स्प्रिंग ने लगाया है। समझ गए या नहीं, क्लियर हो गया। सर वो ऑन बॉल कैसे हुआ? क्या, देख ये स्प्रिंग बॉक्स को अपन ने खींचा, मतलब कोई तो खींचेगा ना बॉक्स को इधर पे, मान लो हमने बॉक्स को हाँ सर समझ गया, वो खींचे तो स्प्रिंग बॉक्स को इधर खींचेगी और इधर से भी तो खींचेगी ना स्प्रिंग, और स्प्रिंग क्या करेगी, दीवार को अपनी तरफ खींचेगी। क्लियर हो गया अभी कि नहीं। यस सर। बॉक्स को इधर खींचेगी और दीवार को इधर खींचेगी। अगर दबा रहे हो, अगर दबाओगे तो स्प्रिंग बॉक्स को बाहर धकेलेगी और ये वाली दीवार को भी बाहर धकेलेगी। समझ गए। यस। कोई डाउट अभी इस पे, कोई डाउट, नो सर। कोई डाउट भाई किसी भी बच्चे को। तो ये भी किस पे लग रहा है यहाँ पे, दिस इज ऑन बॉक्स, और ये किस पे लग रहा है, ऑन वॉल। वर्टिकल वॉल। ठीक है, तो ये स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन समझ गए या नहीं, स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन समझ गए, हेलो, स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन समझ गए। यस सर। ओके, अभी स्प्रिंग में यहां पर डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हुआ, इधर हुआ, यहाँ पे फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर है। तो यहाँ पे मैं लिख दूं, जो स्प्रिंग फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स को मैंने एफ से डिनोट किया है, स्प्रिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, स्प्रिंग फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स, दिस इज ऑन ऑब्जेक्ट, स्प्रिंग फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट
spring force on object is proportional to minus x. What is x here? X is displacement on spring. Displacement on spring. स्प्रिंग के डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है. नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है यहाँ पे? डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट. डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज opposite to displacement of spring. Opposite to displacement of spring. स्प्रिंग के डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है. ठीक है, बट हमको यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है अभी. तो आप लोग अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लें, पेज नंबर 3 का. इस पेज का स्क्रीनशॉट लो बेटा. सर वो नेगेटिव साइन का क्या बताया, एक बार बताऊं. पढ़ना वहां पे, पढ़ेगा तो खुद ही समझ में आ जाएगा. पढ़ तो वहां पे जो लिखो. देखो मैंने यहाँ पे स्प्रिंग पे फोर्स नहीं लिखा है, मैंने स्प्रिंग ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगा रही वो लिखा है. अगर स्प्रिंग ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगा रही है वो आपको पता चल गया तो स्प्रिंग पे कितना फोर्स है वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि वैल्यू तो सेम ही है. समझ गए? समझ गए? ओके, अभी स्क्रीनशॉट लो बेटा. इस पेज का ले लिए क्या? स्क्रीनशॉट ले लो. हाँ सर. सर वो पहली स्टेटमेंट क्या लिखे है? एफ एस ऑन ऑब्जेक्ट अल्फा माइनस. अल्फा माइनस नहीं रहे, वो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है. एफ एस ऑन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स. मतलब एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑन स्प्रिंग. और माइनस साइन क्या शो करता है कि जो स्प्रिंग फोर्स होता ऑब्जेक्ट पे वो स्प्रिंग के डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है. ठीक है, जैसे 3 डायग्राम बने वहां पे, तो बीच वाले डायग्राम पे देखो डिस्प्लेसमेंट राइट साइड पे, तो ऑब्जेक्ट पे स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है? लेफ्ट साइड पे लग रहा है. समझ गया? यस सर, समझ गए. हाँ सर. ओके, क्लियर हो गया अभी ये? सर भी हम जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करेंगे उसका अपोजिट मिलेगा ना स्प्रिंग फोर्स. हाँ, स्प्रिंग फोर्स ऑब्जेक्ट पे अपोजिट मिलेगा. इस खुद स्प्रिंग पे खुद पे तो उसी डायरेक्शन पे जाएगा ना. जैसे आपने बॉक्स को कनेक्ट किया स्प्रिंग से, ठीक है, तो बॉक्स पे स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा. ये बिल्कुल कॉमन सेंस है ना. आप बॉक्स से जैसे स्प्रिंग को आपने खींचा है तो आपके हाथ को स्प्रिंग किधर खींचेगी? अंदर की तरफ खींचेगी, जैसे बीच वाले डायग्राम पे दिख रहा है. अगर आप दबाओगे स्प्रिंग को, कंप्रेस करोगे, ठीक है, जैसे सेकंड वाले डायग्राम पे आपने कंप्रेस किया स्प्रिंग को, है ना. सेकंड वाले डायग्राम पे देखो, नीचे नहीं दिख रहा होगा ये एक्स कंप्रेशन है ना. तो अगर आप कंप्रेस कर रहे हो तो अगर आपने बॉक्स से कंप्रेस किया तो स्प्रिंग इसको बाहर दबाएगी. समझ गए या नहीं? हेलो. यस सर. तो अब जब हम यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से. इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो. सर ले लिया. ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया इस पेज का? सर यस सर. Now this is page number 4 अब. तो जब आप यहां पर से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, ये माइनस साइन इनटू एक्स. व्हाट इज के? के इज पॉजिटिव कांस्टेंट. ठीक, इट इज पॉजिटिव कांस्टेंट. और इसका नाम क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट. इसको बोलेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट. पॉजिटिव कांस्टेंट एंड इज स्प्रिंग कांस्टेंट. इट्स वैल्यूज डिपेंड ऑन K depends on nature of spring. ये नेचर ऑफ स्प्रिंग पे डिपेंड करेगा. ठीक है, स्प्रिंग का नेचर कैसा है, जो स्प्रिंग कांस्टेंट है. तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे आप? स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड
स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे? चाहो तो आप यहाँ पे वेक्टर लगा दो ऐसा, ठीक है, ये अभी आपने वेक्टर लिखा है, और अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो सिर्फ आप kx लिखना। तो जब भी अपन यहाँ पे फोर्स की वैल्यू लिख रहा है, जैसे डायरेक्शन ऑलरेडी आपने बता दिया है, तो आपको क्या लिखना, सिर्फ यहाँ पे kx लिखना। मैग्नीट्यूड जब आप लिखोगे तो सिर्फ आप क्या लिखोगे, kx लिखोगे। और k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। मैं यहाँ पे k की यूनिट के बारे में बता दूं, k इज इक्वल्स टू स्प्रिंग फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो इससे इसकी यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन पर मीटर, है ना। तो इसकी SI यूनिट आ जाएगी, SI यूनिट इज न्यूटन पर मीटर, ये इसकी SI यूनिट है स्प्रिंग कांस्टेंट की। तो जब आपको मैग्नीट्यूड लिखना है स्प्रिंग फोर्स के लिए तो डायरेक्ट क्या लिखना है, kx। समझ गए? अरे भाई समझ गए या नहीं? यस सर। अच्छा ये बताओ, अभी ये जो स्प्रिंग फोर्स आपको दिख रहा है ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल रहेगा? k तो कांस्टेंट है, लेकिन x कांस्टेंट है क्या? नो सर, नो सर। नहीं है ना। सर एक्स No, को sir. डिस्प्लेसमेंट है ना। क्या क्या बोल रहा? हेलो, कुछ बोला क्या भाई? स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। अगर आप k की सॉरी x की वैल्यू बदलोगे, जितना आप स्प्रिंग को खींचोगे उतना स्प्रिंग, या जितना आप दबाओगे उतना स्प्रिंग फोर्स आएगा, ठीक है। जितना आप स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे या एक्सपांड करोगे उतना आएगा। अरे भाई समझ गए या नहीं? अरे फिर ये वेरिएबल वाला है क्या? हाँ, स्प्रिंग फोर्स इज द वेरिएबल फोर्स, इट इज नॉट द कांस्टेंट फोर्स। देख कर ही पता चल रहा, बट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का, ठीक है। समझ गए? क्लियर हो गया अभी या डाउट है? नो सर, नो डाउट। एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं यहाँ पे फटाफट, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, पेज नंबर 4, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। यस सर, ले लिया। ले लिया? Now this is page number 5। एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन, यहाँ पे लिख दिया मैंने, फाइंड स्प्रिंग फोर्स ऑन बॉक्स। बॉक्स पे कितना स्प्रिंग फोर्स लग रहा है ये फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी दी हुई है, ये एक स्प्रिंग है और ये बॉक्स हमने लगा दिया, अटैच कर दिया। स्प्रिंग कितना एक्सपांड हुई है यहाँ पे अपनी नेचुरल लेंथ से, x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एक्सपांड हुई है। स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है 1000 न्यूटन पर मीटर। व्हाट इज स्प्रिंग कांस्टेंट? 1000 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्सपांशन इतना हुआ, दिस इज द एक्सपांशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ। तो बॉक्स पे स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा, मतलब लेफ्ट साइड पे, है ना, इस साइड पे आएगा बॉक्स पे स्प्रिंग फोर्स। तो अब आप स्प्रिंग फोर्स को कैसे निकालोगे? इसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्ट क्या लिखोगे? kx। मैग्नीट्यूड जब आप लिख रहे हैं ना तो माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं, वैसे भी यहाँ पे डायरेक्शन आपने ऑलरेडी बना दिया। स्प्रिंग इधर एक्सपांड हुई है तो बॉक्स पे स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा। तो आपको मैग्नीट्यूड लिखते टाइम नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब जब आप वैल्यू पुट करोगे, दिस इज 1000 न्यूटन पर मीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, तो दिस इज 1000 न्यूटन पर मीटर इंटू 10 अपॉन 100 मीटर। तो अब देखो यहाँ पे ये मीटर से मीटर कैंसिल हो गया और ये 2 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो गया। द आंसर इज 100 न्यूटन। तो स्प्रिंग फोर्स कितने का लग रहा है यहाँ पे? 100 न्यूटन का स्प्रिंग फोर्स लग रहा है किस पे? बॉक्स पे। समझ गए? अरे भाई समझ गए या नहीं? हाँ सर, समझिए।
ठीक है, स्क्रीनशॉट लो बेटा अब इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया लो। सर। ले लिए? कोई डाउट अभी? कोई डाउट? स्प्रिंग फोर्स में कैसे लिखना है, स्प्रिंग फोर्स है ना। अब हम देखते हैं यहाँ पे आगे कंप्रेशन और एक्सपेंशन फोर्स सेम हो सकते हैं ना। हाँ हो सकते हैं, क्योंकि एक्स की वैल्यू पे तो डिपेंडेंसी है ना। के तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन के लिए कांस्टेंट ही आएगा ना। जो के रहेगा वो फिक्स हो गया। के का रोल एक्सपेंशन और कंप्रेशन पे नहीं है, ठीक है। के तो कांस्टेंट हो गया। अब आप एक्स कितना, कंप्रेशन कितना ले रहे हो, एक्सपेंशन कितना ले रहे हो, उस बात पे डिपेंड करेगा। न्यूटन पर मीटर है वो, जूल कैसे लिख दोगे, न्यूटन इंटू मीटर जूल बनता है, न्यूटन पर मीटर है वो, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट, ओके। अरे भाई समझ गए इतना? अगले पेज में आऊं मैं अब? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है फिर फ्रिक्शन के बारे में, बट फ्रिक्शन में अलग से ही पढ़ाता हूं। तो मैं अभी यहाँ पे सिर्फ एक इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ फ्रिक्शन को, बट फ्रिक्शन में अलग से ही पढ़ाऊंगा, है ना। पेज नंबर 6। अब फ्रिक्शन फोर्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया बस ले रहे हैं अभी अपन। फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि इसमें फिर जितने मैकेनिक्स में फोर्सेस लगते हैं हमारे, वो सब कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। नाउ पेज नंबर 6, फ्रिक्शन फोर्स। अभी फ्रिक्शन स्मॉल एफ से मैं इसको डिनोट कर दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स ये भी कैसा है, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप कांटेक्ट फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप कांटेक्ट फोर्स। It always act tangential to contact surface। contact surface में ये टेंजेंशियल लगता है, जबकि नॉर्मल रिएक्शन कैसा लगता है, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। मतलब मैकेनिक्स में जो दो कांटेक्ट फोर्स हम पढ़ने वाले वो दो हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक फ्रिक्शन, ठीक है। एक नॉर्मल रिएक्शन और एक फ्रिक्शन, ये कांटेक्ट फोर्स है मैकेनिक्स में जो हम पढ़ने वाले, ठीक है। समझ गए ना। तो और इसका डायरेक्शन किधर है, इसका डायरेक्शन है टेंजेंशियल टू द कांटेक्ट सरफेस, टेंजेंशियल टू द कांटेक्ट सरफेस। अब फ्रिक्शन दो टाइप के होते हैं बेसिकली। फ्रिक्शन दो टाइप के हैं, एक फ्रिक्शन होता है स्टैटिक और एक फ्रिक्शन होता है स्लाइडिंग या काइनेटिक। तो एक फ्रिक्शन होता है स्टैटिक, इसको डिनोट करूंगा मैं एफएस से, और एक फ्रिक्शन होता है काइनेटिक और स्लाइडिंग, काइनेटिक और स्लाइडिंग, काइनेटिक और स्लाइडिंग ना। इसको डिनोट करेंगे अपन एफ ऑफ के से, काइनेटिक एंड स्टैटिक। स्लाइडिंग भी हम बोल रहे हैं। स्टैटिक मतलब जब दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है तब स्टैटिक लगेगा। इट एक्ट्स बिटवीन टू सरफेस which have tendency of relative motion, which have tendency of relative motion। ये तब लगेगा जब दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी होगी। और ये कब लगेगा, इट एक्ट्स बिटवीन टू सरफेस, between two surface which are in relative motion। जब दो सरफेस रिलेटिव मोशन पे होंगी तब ये लगेगा। अब यहाँ पे इनके डायरेक्शन को भी मैं बताऊंगा अभी, ठीक है।
बट फ्रिक्शन क्या करता है? व्हाट फ्रिक्शन कैन डू? बताओ, थोड़ा सोचो, फ्रिक्शन क्या करता है? The friction is the force which help with the force between the two objects which are sliding. अपोज करता है। फ्रिक्शन अपोज करता अपोज करता है? नहीं बेटा, फ्रिक्शन के बारे में ध्यान रखो, फ्रिक्शन कभी भी मोशन का अपोज नहीं करता, सपोर्ट भी करता, कहीं पे अपोज करेगा, लेकिन एक प्रॉपर वर्ड क्या है? फ्रिक्शन विल अपोज the tendency, friction will oppose the tendency of relative motion, or friction will oppose the tendency of relative motion or relative motion between two contact surface, दो कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में दो ही चीज हो सकती है, या उसकी टेंडेंसी रहेगी स्लिप होने की बट स्लिप नहीं हो पा रहा है, या फिर वो स्लिप हो रहा है। तो अगर स्लिप होने की टेंडेंसी है, उसकी इच्छा तो है पर नहीं हो पा रहा है, तो स्टैटिक लगेगा, और अगर स्लिप हो रहा है सरफेस तो फिर क्या लगेगा वहां पे? स्लाइडिंग या काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी का या रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, ये मोशन का अपोज नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना, ठीक है। फ्रिक्शन क्या करता है? रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी का या रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और पहले पढ़ लो स्टेटमेंट्स को जो लिखा हूं मैंने, फिर इसका हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें आपको डायरेक्शन की क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। सर ले लिया। ले लिए? पढ़ लो पहले वहां पे फ्रिक्शन के बारे में। तो मैकेनिक्स में इतने ही फोर्सेस हम पढ़ने वाले। हो गया क्या? हो गया? ले लिए स्क्रीनशॉट, पढ़ लिए? सर एक बार इन Yes, sir. स्टैटिक और काइनेटिक का डिफरेंस अच्छे से समझा। अभी समझ जाएगा ना, डायग्राम बनाऊंगा तो। ये तो स्टेटमेंट में लिखा है इसलिए बराबर नहीं समझ पा रहे, ठीक है। डायग्राम बनाऊंगा तो समझ जाएगा, ठीक है। हेलो, डायग्राम बनाऊंगा तो समझ जाएगा। हाँ सर, यस सर। ठीक है, अभी देखो मैं डायग्राम बनाता हूँ तो दोनों में डिफरेंस भी समझ जाओगे। पेज नंबर 7। पेज नंबर 7, अब ध्यान से समझना यहाँ पे, ठीक है। पेज नंबर 7, यहाँ पे मैं 3 डायग्राम ले रहा हूँ। ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड हो गया, फिर एक और इंक्लाइन प्लेन ले लिया मैंने, और फिर से एक और इंक्लाइन प्लेन ले लिया, ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। सो देयर आर 3 इंक्लाइन प्लेन्स, समझ गए। यहाँ पर एक बॉक्स मैंने रख दिया ऐसा, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये स्मूथ सरफेस है। क्या होगा बताओ जरा? सर ये इजीली box- स्लाइड हो जाएगा। क्या? स्लाइड हो जाएगा। इजीली स्लाइड। स्मूथ है ना, तो फ्रिक्शन लगाओगे कि नहीं लगाओगे? सर लगाएंगे। फ्रिक्शन लिखना कि नहीं लिखना? यहाँ पे दिस इज स्लाइडिंग इन दिस डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, दिस इज दियर डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये स्लाइड होके नीचे आ जाएगा। आपको यहाँ पर फ्रिक्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो कांटेक्ट सरफेस ये है, ये कांटेक्ट सरफेस दिख रही है यहाँ पे, तो फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पर कितनी रहेगी? 0। समझ गए? स्मूथ सरफेस लिख दिए,
अब ये रफ सरफेस है, दिस इज द रफ सरफेस एंड दिस इज आल्सो रफ सरफेस। अब फिर से मैंने बॉक्स रख दिया यहाँ पे, ये नाउ बॉक्स एट रेस्ट, बॉक्स एट रेस्ट, और यहां पर भी मैंने बॉक्स रख दिया, और ये जो बॉक्स है ये स्लाइड हो रहा है। नाउ ये बॉक्स नीचे की तरफ स्लाइड हो रहा है, बॉक्स इज स्लाइडिंग, बॉक्स स्लाइड हो रहा है। अब बताओ यहाँ पे फ्रिक्शन लिखोगे कि नहीं लिखोगे? सर लिखेंगे। लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ना फ्रिक्शन। यस सर। अब ये बता, बॉक्स के जो सरफेस है, बॉक्स का सरफेस मतलब यहाँ पे जो इसके प्लेन के साथ में इंक्लाइन प्लेन के साथ कांटेक्ट पे, इसकी इच्छा किधर जाने की है? नीचे, नीचे जाने की है। यस सर। पर नीचे जा रहा है क्या? नहीं। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये बॉक्स के सरफेस पे लगेगा ऊपर की तरफ। ये किस पे लग रहा है? दिस इज ऑन बॉक्स, और इसका जो पेयर आएगा वो प्लेन पे आएगा, इसका पेयर यहीं पे प्लेन पे नीचे की तरफ लगेगा। दिस इज द स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन प्लेन। तो ये दोनों की वैल्यू बराबर रहेगी क्योंकि ये हमेशा पेयर पे आते हैं। क्लियर हो गया? सो दिस इज ऑन बॉक्स बाय प्लेन एंड दिस इज ऑन प्लेन बाय बॉक्स। क्लियर हो गया अभी कि नहीं? यस सर। अब ऐसे यहाँ पे देखो, अब ये स्लाइड हो रहा है, तो स्लाइड हो रहा है तो भी यहाँ पे पीछे की तरफ क्या लगेगा? बॉक्स पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो दिस इज ऑन बॉक्स, और इसी के बराबर का काइनेटिक फ्रिक्शन रफ प्लेन पे भी रखेगा। ये किस पे लग रहा है? दिस इज ऑन प्लेन, ये प्लेन पे लग रहा है। समझ गए अभी कि नहीं? तो डायरेक्शन क्लियर हो गया अभी, काइनेटिक का, स्टैटिक का, और कहाँ पे फ्रिक्शन लेना है का और कब नहीं लेना है। अरे भाई समझ गए? हाँ सर। अच्छा ये बताओ, अगर कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा तो फ्रिक्शन लगाओगे क्या? नो सर, वो फ्रीली गिर जाएगा। हाँ, अगर कांटेक्ट ब्रेक हो गया तो फ्रिक्शन डिसअपीयर हो जाएगा, जैसे नॉर्मल रिएक्शन के साथ होता था। तो कांटेक्ट फोर्स दो हैं मैकेनिक्स में आपके पास में, कौन कौन से? एक नॉर्मल रिएक्शन और एक फ्रिक्शन। समझ गए? हेलो, यस सर। कोई डाउट अभी? कोई डाउट? नो सर। हाँ, तो स्टैटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन ये क्या करता है? रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, ध्यान रखना। ठीक है, बाकी फ्रिक्शन में अलग से ही डिस्कस करूंगा, पूरा डिटेल में अलग से ही पढ़ाता हूँ पहले, बट उसके पहले अपन न्यूटन्स लॉ लगाना सीख लेंगे, जिसमें हम नॉर्मल रिएक्शन, वेट है, टेंशन फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, इनके सिंपल कैलकुलेशन, उसके बाद फिर फ्रिक्शन लेके अलग से फिर से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कौन कौन से फोर्स लग रहा है? और एक तो वेट लग रहा है बॉक्स पे। अरे बॉक्स का वेट लगेगा ना? यस सर। यस सर। नॉर्मल रिएक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा सर। हाँ, तो नॉर्मल रिएक्शन और वेट और लग रहा है ना वहां पे। समझ गए? क्लियर हो गया? कोई यस डाउट? सर, क्लियर है। यस। आज की कहानी यहीं तक है, बाकी अपन अब अगली क्लास में चालू करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, समझ गए?